प्रेशियस लाइफ जाएंगी। दोस्तों आइए शुरू करते हैं बाल्फोर डिक्लेरेशन के बाद की रियलिटी को। बाल्फोर डिक्लेरेशन ने दरअसल में जूइश स्टेट की नींव रखी। ये वो नींव थी जिसके नतीजे में पैलेस्टाइन में एक नया जूइश स्टेट बना और जिसको सपोर्ट किया वेस्टर्न पावर्स में। दोस्तों आज इजराइल इसके लिए बहुत सारे जस्टिफिकेशंस देता है। अगर आप इनके बारे में एनालिसिस करना चाहते हैं और एक्चुअल में इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स की कुछ इंपॉर्टेंट किताबें पढ़नी पड़ेंगी। हम सजेस्ट करते हैं कि आप इलान पापे, एलन हार्ट, सलीम मकदीसी, रशीद खालिदी और नॉम चॉम्स्की इनकी किताबों को पढ़ें। अब आइए उन क्लेम्स की तरफ जो इजराइल करता है उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्लेम जो इजराइल करता है वो ये है, जब जूस को यूरोप से और रशिया से लाकर यहाँ बसाया गया तो पैलेस्टाइन दरअसल में एक खाली इलाका था। यहाँ कोई लोग नहीं रहते थे। ये एक एम्प्टी लैंड था जहाँ पर जूस को लाकर बसाया गया। दोस्तों अगर इस क्लेम को देखें तो ये क्लेम सरासर गलत है। डेजर्टेड लैंड जैसे कि क्लेम किया जाता है ये पूरी तरह से एक फेक प्रोपेगेंडा है। दोस्तों जब जूस यहाँ लाकर बसाए जा रहे थे तो पैलेस्टीनियंस की सिस्टमिक एथनिक क्लेंजिंग की गई। उनको मारा गया और खदेड़कर उनको अपने एरिया से निकालकर बाहर कर दिया गया। इसको डॉक्यूमेंट किया है इलान पापे ने अपनी किताब द एथनिक क्लेंजिंग ऑफ पैलेस्टाइन में। दोस्तों इलान पापे दुनिया के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कॉलर हैं, बहुत फेमस और रिस्पेक्टेड इजरायली हिस्टोरियन और सोशल एक्टिविस्ट हैं। वो प्रोफेसर हैं कॉलेज ऑफ सोशल साइंसेस एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के यूनाइटेड किंगडम में। इलान पापे का जन्म हुआ इजराइल में 1954 में। यूनिवर्सिटी ऑफ हीफा में वो पॉलिटिकल साइंस के सीनियर लेक्चरर रहे 2007 तक। उनकी सारी ब्रेक थ्रू वर्क दोस्तों शुरू होती है अर्ली 1980s में। इजरायली और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में जो डॉक्यूमेंट्स थे वो इजरायली गवर्नमेंट ने रिलीज़ किए और इनको ये टास्क असाइन हुआ कि इनको रिफ्रेश किया जाए और हिस्ट्री को इरेज करके एक प्रो इजरायली हिस्ट्री को लिखा जाए। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स ने बताया कि कैसे एक सिस्टमिक प्लान के तहत जिसका कोड नेम प्लान डेल्टा था, पैलेस्टीनियंस की एथनिक क्लेंजिंग की गई। दोस्तों इस प्लान की मीटिंग रेड हाउस नाम के एक घर में होती थी। ये टेल अवीव की एक बिल्डिंग थी जो 1947 के आते आते ज़ायनिस्ट अंडरग्राउंड मिलिशिया हगाना का हेडक्वार्टर्स बन चुकी थी। 10 मार्च 1948 को 10 लोग जिनमें वेटरन ज़ायनिस्ट लीडर्स और यंग मिलिट्री ऑफिसर्स थे, ये डॉक्यूमेंट ने बताया कि कैसे एक प्लान जिसका कोड नेम डेल्टा था उसको फाइनल टचेस दिए गए और उसको एक्सिक्यूट किया गया। दोस्तों इसके बाद 6 महीनों तक ग्रेटर दैन 50% ऑफ पैलेस्टीनियन नेटिव पॉपुलेशन को एथनिक क्लेंस किया गया। लगभग 8 लाख लोग, 531 विलेजेस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 11 अर्बन नेबरहुड्स को खाली कर दिया गया। इजराइल इसके बारे में एक जस्टिफिकेशन देता है, एक नैरेटिव चलाता है। वो कहता है कि ये सब लोग वॉलंटरीली अपना घर छोड़कर चले गए। दोस्तों इससे बड़ा मजाक और प्रोपेगेंडा कोई नहीं हो सकता। इस सच्चाई को 2 इम्पोर्टेंट बुक्स में डिटेल डॉक्यूमेंट किया गया है। पहली है माइकल पॉलमुबो की किताब द पैलेस्टीनियन कैटास्ट्रोफ। दोस्तों ये किताब 1987 में आई थी। इसमें ऑथर ने यूनाइटेड नेशंस के डॉक्यूमेंट्स और सर्वाइवर्स के इंटरव्यू के जरिए इस इवेंट को पूरी तरह से डॉक्यूमेंट किया और इसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाई। दूसरी है वलीद खालिदी की समाइनल वर्क ऑल दैट रिमेन्स। कोई 1948 के कैटास्ट्रोफ को अगर जानना चाहता है तो ये 2 किताबें बहुत ही एसेंशियल रीडिंग्स हैं। हमने इसके जितने भी रेफरेंसेस दिए हैं वो इन्हीं किताबों से हैं। दोस्तों इसके पीछे की मानसिकता को भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ये मानसिकता वही है जो हिटलर की मानसिकता थी। वो जर्मन्स के लिए एक एंशिएंट ग्लोरी का काल लाना चाहता था और रेजिडेंट एरिया बनाना चाहता था काउकेसस और यूक्रेन के एरिया में। ये वो एरिया थे जो सोवियत यूनियन का पार्ट थे। इसके लिए उसने लॉन्च किया ऑपरेशन बारबरोसा अगेंस्ट द रशियंस, ताकि वहाँ के नेटिव स्लैव्स लोगों को वो एक्सटर्मिनेट कर सके या बंदी बना सके। उसी तरह जिस तरह आज इजराइल ने पैलेस्टीनियन विलेजेस को एक्सटर्मिनेट कर दिया है और उसको एक ओपन जेल बना दिया है। जर्मन्स के लिए वो एक नई जगह बनाना चाहता था जिसको वो कहता था लेबेनसरोन, यानी कि एक लिविंग स्पेस। दोस्तों ऐसे काम के लिए इजराइल को ओपिनियन बिल्डिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है।
जब इजराइल ये कर रहा था तो मार्टिन ब्यूबर, जो कि एक वेल नोन जूइश फिलोसोफर्स थे, उन्होंने गांधी जी से कहा कि ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट के सपोर्ट में आप कुछ बात कहें और जूस को जो पैलेस्टाइन में सेटल किया जा रहा है उसको लेकर आप बात कहें। जूस के अगेंस्ट में जो अत्याचार हिटलर ने किए हैं उसके बारे में आप कुछ बात कहें। गांधी जी का अप्रूवल दोस्तों उस समय बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता था, क्योंकि वो नॉन वायलेंस मूवमेंट के एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे जो इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट में लड़ रहे थे। गांधी जी ने 1938 में हरिजन अखबार में इसका जवाब दिया। ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट का उन्होंने पूरी तरह से खंडन किया। एक और जगह गांधी जी लिखते हैं और कहते हैं कि पैलेस्टाइन बिलोंग्स टू द अरब्स in the same sense that England belongs to the English and France belongs to the French. It is wrong and inhuman to impose Jews on the Arabs. दोस्तों इसीलिए इजराइल एक सेटलर कोलोनियलिज्म है। आइए सेटलर कोलोनियलिज्म क्या है इसको भी समझ लेते हैं। कोलोनियलिज्म से इसका फर्क क्या है इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों सेटलर कोलोनियलिज्म क्लासिकल कोलोनियलिज्म से 3 एस्पेक्ट में डिफर करता है। सेटलर कोलोनियलिज्म दरअसल में रिलाय करता है एक फॉरेन अंपायर पर कि उसकी मदद से वो आए और आकर सेटल हो जाए, जबकि कोलोनियलिज्म खुद अपने दम पर कब्जा करता है और उसका रिलेशन सिर्फ नेचुरल रिसोर्स से होता है। उसको नेचुरल रिसोर्स वहां से लेने होते हैं और जाना होता है। सेटलर कोलोनियलिज्म की दूसरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि सेटलर कोलोनियलिज्म का मोटिव किराएदार बनकर आना और घर पर कब्जा कर लेना होता है, जबकि क्लासिकल कोलोनियलिज्म गली के गुंडे की तरह है जो आकर सिर्फ हफ्ता वसूल करता है और चला जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि वो न्यू लैंड पर कब्जे के लिए एक डिवाइन राइट को प्रोक्लेम करता है, जो वो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से उठा कर लाता है और कहता है कि ये पुराने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की वजह से ये लैंड हमारा है, ये जमीन हमारी है। और वो नेटिव पॉपुलेशन को या न्यू सेटलमेंट को डीह्यूमनाइजेशन के लॉजिक से ट्रीट करता है। दोस्तों अगर यहाँ तक आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट करें और लाइक का बटन दबाएं। दोस्तों पैलेस्टाइन वर्ल्ड वॉर 1 के ख़त्म हो जाने के बाद ऑटोमन एम्पायर के टूटने पर 1923 तक इंतज़ार कर रहा था। वो इंतज़ार कर रहा था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और लीग ऑफ नेशंस उसको फाइनल अप्रूवल देंगे और वो भी इराक, सीरिया, लेबनान, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट की तरह एक इंडिपेंडेंट राज्य बनेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1923 से लेकर 1947 तक धीरे धीरे 20 सालों में वहां जूस को लाकर बसाया गया। जूस के अंडरग्राउंड और सीक्रेट और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हिटलर की थर्ड राइख की तरह काम करने लगे। उन्होंने पैलेस्टीनियंस की एथनिक क्लिनजिंग की, चाहे वो हगाना हो, स्टर्न गैंग हो या इग्नून हो। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ब्रिटिश मिलिट्री की मदद से पैलेस्टाइन पर हैवॉक क्रिएट कर रहे थे। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद पैलेस्टाइन के बजाय क्रिएट हो गया इजराइल और वो बन गया सेटलर कोलोनियलिस्ट पावर। पैलेस्टाइन दुनिया की पावरफुल आइडियोलॉजीज का दरअसल में एक फ्यूजन है। यहाँ का पूरा कॉन्फ्लिक्ट ये कॉन्फ्लिक्टिक आइडियोलॉजीज की देन है। ज़ायनिज्म, प्रोटेस्टेंट मिलिटेरियनिज्म और ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। दोस्तों जो एंशंट इसकी हिस्ट्री है उसके बारे में बाइबल की कोटेशंस दी जाती हैं। ये जूस का एक प्रिस्क्राइब्ड लैंड था जो जूस के लिए खुदा ने दिया था। माइकल प्रायर अपनी किताब द बाइबल एंड कोलोनियलिज्म ए मॉरल क्रिटिक में इसी बात को डिस्कस करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे ये बिब्लिकल क्लेम्स डिवाइन प्रॉमिस की तरह लैंड को एक्वायर करने के लिए और इंडिजिनस पॉपुलेशन को एक्सटर्मिनेट करने के लिए यूज किए जाने लगे। यही क्लेम्स कोलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म के लिए यूज हुए। यही नैरेटिव्स को यूज किया गया वेस्टर्न कोलोनाइजिंग पावर्स ने, चाहे वो लैटिन अमेरिका में यूज किया गया, साउथ अफ्रीका में यूज किया गया या पैलेस्टाइन में यूज किया गया। लॉजिक वही था, ज्योग्राफिकल एरिया सिर्फ दूसरा था। दोस्तों इस किताब में वो कोशिश करते हैं कि बाइबल को ज़ायनिज्म के ऑप्रेसिव रेजिम और आइडियोलॉजी से अलग कर सके, बाइबल के मॉरल आर्ग्यूमेंट्स को सामने रख सके, ना कि यूज ऑफ द बाइबल एज अ इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑपरेशन ऑफ पीपल। वो कहते हैं कि ज़ायनिज्म वही आइडियोलॉजी है जो आइडियोलॉजी अफ्रीकानेर नेशनलिज्म की है। इन दोनों में सिर्फ ज्योग्राफी का फ़र्क है। दोस्तों अगर पैलेस्टाइन इजराइल के इस कॉन्फ्लिक्ट को हम समझना चाहते हैं तो इसकी हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट दुनिया को कहाँ लेकर जाएगा हम नहीं जानते। यहाँ पर बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के वेस्टेड इंटरेस्ट मौजूद हैं।
70 सालों में इजराइल जो कि एक नया राष्ट्र बना था, वो आज एक न्यूक्लियर पावर है। दोस्तों, वो आज बड़ी बड़ी सिक्योरिटी काउंसिल्स में बैठता है। हमको इस हिस्ट्री को सही अंदाज से समझना ज़रूरी है और पैलेस्टीनियन राइट्स के लिए आवाज़ को उठाना ज़रूरी है। दोस्तों, होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। इफ सो, डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. Do subscribe to our channel and press the notification bell icon so that you are notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.